हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। और राजस्थान करंट अफेयर क्लास में आपका स्वागत है। राजस्थान करंट अफेयर के महत्वपूर्ण 3 क्वेश्चनों में आपको रोज मैं रूबरू करवाता हूँ और मैं आपको अच्छे से कंटेंट तैयार करके बताता भी हूँ। आपको समझ में भी आ रहे होंगे पिछले क्वेश्चन और आपके जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन आते जाएंगे। मतलब हर सेक्टर से एक क्वेश्चन लेता हूँ और हर सेक्टर से कुछ अच्छी बातें आपको बताता हूँ। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। एग्जाम में मतलब एग्जाम में हर क्वेश्चन छपने की संभावना रहती है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, तो आप इसको देखिए। हम स्टार्ट करते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना लागू की गई है? कौन से ग्रामीण क्षेत्रों में? ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में किसको बढ़ावा मिलेगा? पर्यटनों को बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन जानते हो, टूरिज्म जानते होंगे सब। तो टूरिज्म का एक सिस्टम रहता है कि इसमें जैसे कि अपने टूरिज्म में इसको उद्योग माना गया है। ठीक है, वो उद्योग मान लिया, मैं बता दूंगा कब। तो इसमें क्या किया गया है, इसमें एक योजना लागू की गई है। हर चीज में योजनाएं का होना जरूरी है और वो मैं आपको बता भी चुका हूँ कितनी योजनाएं होती है, कितनी क्या होती है। तो आज का ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है, राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना है। ठीक है, कौन सी है? राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना। ये 2022 और 23 के बजट में घोषणा हुई है इसकी। किसकी? राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना की। ठीक है, अब मैं इसका जो भी है तथ्य वो बताता हूं सारे, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, सबसे पहले बात बता देता हूं। इसमें जो ग्रामीण पर्यटन इकाई है, ग्रामीण पर्यटन इकाई, और वो इकाइयों में क्या होगा, जैसे कि देखो, कला संस्कृति, ठीक है, कला संस्कृति, इन चीजों में। और ये सारी क्या है, इकाई है। कला हो गई, संस्कृति हो गई, जैसे कि हमारे मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं जो पर्यटन से जुड़ी हुई होती है। ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा, इनको जैसे वित्तीय अनुदान में, करों में छूट मिलेगी। इनको क्या क्या मिलेगा, जैसे कला हो गई, संस्कृति में बढ़ावा मिलेगा, इनमें बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, अब मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ वो सुनाओ ध्यान से, कि हमारा जो ये पर्यटन है, ये राजस्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, और इससे हमको आय भी होती है, बहुत ज्यादा आय होती है। और हमारे कंट्री से, मतलब जो अदर कंट्री से हमारे राजस्थान में देखने को आते हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में हमारे राजस्थान में पर्यटन भी आते हैं। तो जो ग्रामीण क्षेत्र है, उनमें पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, जैसे यहाँ की विरासत है, यहाँ की विरासत है, और वैसी विरासत जो छुपी हुई विरासत है, छुपी हुई है। ठीक है, और ऐसी विरासत जो ज्यादा फेमस नहीं है। ठीक है ना, ज्यादा क्या नहीं है, फेमस नहीं है, मतलब ज्यादा प्रचार में नहीं है, प्रसार में नहीं है। जैसे मैंने आपको एक बहुत पहले क्वेश्चन बताया था, सोरसेन का ब्राह्मणी माता मंदिर, ब्राह्मणी माता मंदिर। और ये कहां पर है? ये अंता जगह है, और ये कहां पर है? बारां में है। कहां पर है? और बारां किसका क्षेत्र है? हाड़ौती का क्षेत्र है। कोटा, बूंदी और बारां, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। ठीक है, कौन सी 4 डिस्ट्रिक्ट है हाड़ौती में? कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। तो बारां में एक जगह है, सोरसेन ब्राह्मणी का मंदिर है। तो वहां पर क्या है, वहां पर वो देवी है, ये वाली देवी, ये बहुत मतलब प्रचलन में नहीं थी, मतलब इसको लोग ज्यादा, मतलब ये प्रचार प्रसार में नहीं थी, सोशल मीडिया पर इतनी नहीं थी। लेकिन अभी कुछ दिन पहले सोरसेनी ब्राह्मणी माता, जिसकी पीठ की पूजा होती है, ठीक है, जिसकी पीठ की पूजा होती है, और राजस्थान की एकमात्र देवी है जिसकी पीठ की पूजा होती है। ठीक है, पीठ पर ही भोजन लगता है, पीठ पर श्रृंगार होते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि इन ऐसी चीजों को उजागर, प्रदर्शन करने के लिए, इनको प्रदर्शित करने के लिए, या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऐसी चीजों को, जैसे विरासत हो गई, छुपी हुई ग्रामीण कला हो गई, संस्कृति, इनको आगे लाने के लिए ये पर्यटन नीति बनाई गई है। ठीक है ना, यहां तक समझ में आ गया? इसमें क्या होगा कि इसमें 100% स्टाम्प ड्यूटी दिया जाएगा, स्टाम्प ड्यूटी। ठीक है ना। अब स्टाम्प ड्यूटी क्या दिया जाएगा? अब देखो, जैसे हमारे किसी भी चीज में देखो, इसमें जैसे छूट होती है, किसी भी चीज में हमको छूट देते हैं। ठीक है, तो जो 100% स्टाम्प ड्यूटी है, उसमें क्या है, छूट दी जाएगी, और 100% दी जाएगी। कब तक? जब तक कि यहाँ पर ये ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित नहीं हो जाती है। अगर स्थापित होती है, प्रमाण पत्र मिलता है, स्थापित होती है और प्रमाण पत्र मिलता है, ठीक है ना, और प्रमाण पत्र मिलने के बाद
उनको 25% अनुदान के रूप में पुनर्भरण करना पड़ेगा। समझ रहे मेरी बात को? ठीक है, 25% आ जाएगी, स्टाम्प ड्यूटी बोलते हैं इसको, ठीक है, नहीं पर्यटन से संबंधित है ना। अब बात करते हैं एक मतलब एक निर्धारित समय होता है, क्या होता है, निर्धारित समय होता है, उसके लिए इनको क्या करना पड़ता है, इनको टैक्स वगैरह जो देना पड़ता है वो रहता है स्टाम्प ड्यूटी के अंदर, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, अब हम आते हैं मेन जो हमारे पर्यटन के क्षेत्र में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या नहीं है, ठीक है ना। अब राजस्थान की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, अगर हम राजस्थान की बात करते हैं भारत में देखो, भारत में पर्यटन विकास निगम, पर्यटन विकास निगम की स्थापना होती है 1966 में, ठीक है, ध्यान रखना है। और राजस्थान में इसकी स्थापना होती है 1978 में। ये चीज, ये डेट ध्यान रखना है। अगर राजस्थान की बात करते हैं तो यहां पर देखो इसका जो लोगो है ना, लोगो बोलते हैं, या फिर इसका ध्येयवाक्य क्या है, अतुल्य भारत, अतुल्य भारत, ठीक है। अब बात करते हैं जी किशन रेड्डी, जी किशन रेड्डी, ठीक है, यहाँ के मंत्री हैं, किसके, भारत सरकार के। उसी के बाद अगर राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में हमारे दो आदमी है, एक तो पर्यटन मंत्री है, ठीक है ना, और एक अध्यक्ष है, आरटीडीसी के अध्यक्ष तो बोलेंगे धर्मेंद्र सिंह राठौड़ को, ठीक है। और हम बात करते हैं राजस्थान आरटीडीसी के मंत्री, तो मंत्री हो गए विश्वेंद्र सिंह, कौन हो गए, विश्वेंद्र सिंह, ठीक है, ये बात दिमाग में डाल लेना, है ना, दिमाग में क्या है, इनको छाप लेना। अब बात करते हैं कि राजस्थान में जो उद्योग है, जो पर्यटन है, पर्यटन को, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पर्यटन को उद्योग का दर्जा, और उद्योग के दर्जे में क्या होता है, कमाई का साधन होता है। तो उद्योग का दर्जा 1989 में दिया था, 1989 में दिया गया था, ठीक है ना। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी यहाँ तक, ठीक है। अगर हम यही भी बात करते हैं अगर हम बात करते हैं पर्यटन का दिया है, अब कौन सी समिति बनाई थी, कौन सी समिति की सिफारिश पर, मोहम्मद यूनुस समिति। एक समिति बनती है, जैसे कि आपने सुना होगा बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है ना, ऐसी समिति बहुत फेमस समिति है। 1989 में मोहम्मद यूनुस समिति बनती है और पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया जाता है। और इसका मुख्यालय की बात करेंगे तो इसका मुख्यालय जयपुर में है, ठीक है। पर्यटन के क्षेत्र में बहुत सारे जगह हैं, जैसे कि चित्तौड़ का किला है ना, चित्तौड़गढ़ का किला, ठीक है। तो ये चित्तौड़गढ़ में यहाँ पर पर्यटन बड़ी तादाद में आते हैं, लिविंग फोर्ट भी कहते हैं इसको, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं आरटीडीसी ने क्या क्या काम किए, क्या क्या नहीं किए, वो चीजें देख लेते हैं। आपको पता होगा, मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया अभी कुछ दिन पहले ही, आरटीडीसी ने एक क्या बोलते हैं उसको, जोयराइड हेलीकॉप्टर का शुभारंभ किया है। वो कहां पर किया है, और मैंने क्वेश्चन बताया था बहुत महत्वपूर्ण, वो कहां पर किया है, जैसलमेर में। कहां पर किया गया है, जैसलमेर में, ठीक है। और जैसलमेर में आपको बता देता हूं, जैसलमेर में पोखरण कहां पर है, जैसलमेर में। सम तहसील कहां पर है, जैसलमेर में। सारी जगह कहां पर है, जैसलमेर में। तो आरटीडीसी ने जोयराइड हेलीकॉप्टर की स्थापना, उसको मतलब हेलीकॉप्टर को शुभारंभ किया था, वो कहां पर किया गया था, वो जैसलमेर में किया गया था, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन और बताया था मैंने, राजस्थान के मदन लाल जांगीड़र, डॉक्टर मदन लाल जांगीड़र जो कि जोधपुर के, ठीक है ना। पर्यटन जीवन गौरव सम्मान दिया है और 2022 में दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, आप इनको छाप लो, मतलब कहने का मतलब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी मतलब एक भी क्वेश्चन आपका बेकार नहीं है और बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आप इनको छाप कर रखो,
ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हाँ तो फ्रेंड ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है और ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पिछला भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। उसमें मैंने एक चीज बताना भूल गया था, 9 सर्किट है। सर्किट मतलब जो भी परिटन के सर्किट है, 9 सर्किट है टोटल। अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं आज का। दुनिया में पहली बार 108 कुंडीय हनुमान महायज्ञ की शुरुआत राजस्थान के किस जिले में हुई है? सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ महायज्ञ क्या होता है। यज्ञों के यज्ञ को ही महायज्ञ बोलते हैं, यज्ञों के यज्ञ को महायज्ञ बोलते हैं। दूसरी बात क्या है कि अश्वमेध यज्ञ सुना होगा आपने अश्वमेध यज्ञ सुना होगा। छठी क्लास के एक पार्ट में अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख किया गया है कि अश्वमेध यज्ञ होता क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट का समय लूंगा कि 2 राजा होते हैं और ये राजा इसकी अधीनता स्वीकार करवाने के लिए एक घोड़ा भेजता है। क्या भेजता है? घोड़ा भेजता है। अगर इस घोड़े को रोक लिया गया बीच में ही या फिर यहाँ पर रोक लिया गया तो समझ लेना कि ये युद्ध के लिए ललकार रहा है इसको, ठीक है। अगर ये नहीं रोकता और ये घोड़ा निकल जाता है तो उसको बोलते हैं बहुत बड़ा अश्वमेध यज्ञ कि इसने इसको नहीं रोका है। कहने का मतलब ये अधीनता स्वीकार कर लेगा। मेरी भाषा में मैंने आपको समझा दिया। अश्वमेध यज्ञ क्यों होते थे? ताकि युद्ध के लिए आगाज करना। अगर वो घोड़े को रोक लेता है तो वहां पर युद्ध की मतलब युद्ध की आशंका जताई जाती है। अगर नहीं रोकता है तो कहने का मतलब कि अधीनता स्वीकार कर ली जाती है। 1570 में नागौर में दरबार लगता है। कहां पर दरबार लगता है? नागौर दरबार लगता है। और नागौर दरबार में सबने अधीनता स्वीकार की। राजस्थान में महाराणा प्रताप ने नहीं स्वीकारी थी, महाराणा प्रताप ने, ठीक है ना। और महाराणा प्रताप के पास 4 लोग भेजे थे अकबर ने। किसने? अकबर ने, ठीक है। और मारवाड़ की बात करेंगे, चंद्रसेन नाम का शासक था, चंद्रसेन ने भी उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की। अब हम बात आते हैं क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 108 कुंडी हनुमान जी मंदिर है। अब हनुमान जी के मंदिर की बात करेंगे तो मैं आपको 2-3 हनुमान जी के मंदिर बताऊंगा। सबसे पहली बात देखते हैं कि इसका आंसर तो होगा चूरू, ठीक है। इसका आंसर होगा चूरू। अब हम यहीं पर देख लेते हैं, इनको मिटाऊंगा नहीं। अलवर में पांडुपोल हनुमान जी मंदिर है, ठीक है। बोल ऐसा कहा जाता है, मतलब ऐसी भ्रांति है कि यहाँ पर पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया, ठीक है ना। अज्ञातवास कैसा? उनको जब वनवास हुआ था ना, जब उस टाइम, ठीक है ना। अब बात करते हैं दौसा। तो दौसा में मेहंदीपुर बालाजी, ठीक है। दौसा में मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर है। बीकानेर की बात करते हैं तो बीकानेर में एक माता का मंदिर है जो बहुत फेमस है, जिसको बोलते हैं देशनोक में करणी माता का मंदिर। कौन सी माता? करणी माता। और करणी माता को चूहों वाली देवी बोलते हैं। कौन सी वाली देवी? चूहों वाली। और चूहे कैसे मिलते हैं वहां पर? सफेद चूहे, जिनको हम काबा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काबा। ये क्वेश्चन आप छापते रहिए। उसके बाद हम बात करते हैं चूरू। और चूरू में एक जगह है, कौन सी जगह? सालासर। कौन सी जगह? सालासर, ठीक है ना। और सालासर कहां पर है? सुजानगढ़ रोड पर है। कहां पर है? सुजानगढ़ रोड पर एक सालासर मंदिर है। अब हम इसकी बात करते हैं कि इसमें होता क्या है, इसमें हुआ क्या है। इसकी एक कहानी बनती है छोटी सी, ठीक है ना। इसकी कहानी बनती है और मैं उस कहानी को बताता हूं आपको, ठीक है ना। एक भक्त हुए थे मोहनदास। क्या हुए थे? एक भक्त हुए थे मोहनदास और एक राजा हुआ था असोटा का राजा के नाम से जानते हैं उसको, असोटा का ठाकुर। और मोहनदास एक भक्त थे, ठीक है। मोहनदास एक भक्त। इस सालासर जी के मंदिर की बात बता रहा हूं, ठीक है। अब जो असोटा के ठाकुर सिंह जी हैं, इनको स्वपन में सालासर मतलब बालाजी का स्वपन दिखा। और बालाजी का स्वपन दिखने पर मोहनदास जी को बालाजी ने क्या दिया था? दर्शन दिए थे। किसने? बालाजी ने, ठीक है ना। और बालाजी ने इनको दर्शन दिए तो इन्होंने बोला कि मंदिर की स्थापना की जाए। तो वो मंदिर कौन सा है? सालासर का मंदिर है। कौन सा मंदिर है? सालासर। और सालासर का मंदिर चूरू में, ठीक है ना। सालासर का मंदिर कहां पर है? चूरू में। और चूरू बीकानेर संभाग का एक जिला है। बीकानेर संभाग का एक जिला है, ठीक है ना। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको उससे अगली चीजें बताऊंगा कुछ महत्वपूर्ण। अब हम बात करते हैं कि सालासर चूरू का जो मंदिर है ये सुजानगढ़ रोड पर है। और यहाँ पर एक जो हनुमान का ये 108 कुंडी है, 1008 कुंडी है। अब इसमें क्या होगा? इसमें आहुतियां दी जाएंगी। आहुतियां मतलब इसमें भाग लेंगे, कौन लेंगे भाग? 1008 जोड़े। 1008 जोड़ों से मतलब क्या है? शादीशुदा लोग
ही मजे ले पाएंगे। मजे का मतलब वही बैठ पाएंगे, बिना शादी के कोई भी यहाँ पर बैठ नहीं पाएगा। 1008 जोड़े बैठेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर एक कुंडी है, सॉरी यहाँ पर एक महायज्ञ होगा। क्या होगा? महायज्ञ, ठीक है। और इस महायज्ञ में ऐसा भ्रांति मतलब ऐसा कहा गया है कि ये विश्व का सबसे बड़ा कुंड होगा, मतलब बड़ा महायज्ञ होगा, ठीक है ना। और ये देखो ये 12 से 20 जनवरी के बीच में समापन होगा इसका, 12 से 20 जनवरी 2023, ठीक है ना। इसका समापन 12 से 20 जनवरी तक होगा। और इसको क्या बोलते हैं? सिद्धमुख बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, ये जो सिद्धपीठ है सालासर की। कौन सी पीठ है? सिद्धपीठ है सालासर की, ठीक है ना। अब इन चीजों को आपको देखना है। अब उसके बाद क्या होता है कि 108 बैठ जाएंगे यज्ञ में, और अब यज्ञ में क्या होगा? आहुतियां दी जाएंगी इतने लोगों की, ठीक है ना। और इसमें क्या है कि मतलब सारे धर्मों के लिए, सारे धर्म, जात पात, ठीक है ना, जात पात धर्म, ठीक है ना, सबको एकत्र करने के लिए, सबको समान रखने के लिए ये यज्ञ का मतलब ये यज्ञ करवाया जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ गई ये बातें? क्यों करवाया जाएगा? ये यज्ञ करवाया जाएगा, सबको समान समझा जाए, किसी को जात पात, किसी को भेदभाव, ऐसी चीजों पर ना, कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण मंदिरों की, ठीक है ना। अब देखो, अब आप लिखते जाना सारे मंदिर जो कि आपको पता भी होंगे, मुझे पता है, और नहीं भी पता होगा, आई डोंट नो, बट तुम लिखते जाना। सबसे पहली बात है कि जो नारायणी माता का मंदिर है, नारायणी माता मंदिर, और नारायणी माता के मंदिर के बारे में भी ऐसा कहा गया है कि ये मंदिर एक राजा के पेट में दर्द हुआ, एक राजा की पत्नी के पेट में दर्द हुआ है, और जैसे राजा की पत्नी के पेट में दर्द हुआ है तो उनके स्वपन में नारायणी माता, और नारायणी माता की कहानी बहुत ट्विस्ट, मतलब बहुत अच्छी है कहानी, ये सारी मतलब देख रखी है ये चीजें, ठीक है ना। तो इनको आप देखने के बाद, तो इनमें क्या है, कहानियां बनती हैं, और कहानियों के साथ ही राजा मंदिर बनवा देता है। और राजगढ़ तहसील, ठीक है, और राजगढ़ तहसील किसकी? अलवर की, ठीक है ना, अलवर की, राजगढ़ तहसील अलवर की। वहां पर एक बरवा डूंगरी नाम से, बरवा डूंगरी, और बरवा डूंगरी की तलहटी पर, ठीक है। और ये नाइयों की कुलदेवी है, किसकी? नाइयों की कुलदेवी। एक बात और बता देते, बच्चे इसको गलत करके आते हैं कि नारायणी माता की पूजा कौन करता है? पूजा कौन करता है? अब लोग बच्चे क्या करते हैं, नाइयों की कुलदेवी नाई करते हैं, बट ऐसा गलत है, ठीक है। नाई ये पूजा करते हैं कौन? ये पूजा कौन करते हैं? पूजा करते हैं मीणा जनजाति, ठीक। ये बात आपको दिमाग में रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। उसी के साथ अगर हम बात करते हैं, देखो ब्राह्मणी माता का मंदिर मैंने बता दिया, ठीक, बता दिया ना। कहां पर है ब्राह्मणी माता का मंदिर? एक सामोद हनुमान जी का मंदिर और है, सामोद हनुमान जी का मंदिर है जयपुर में। और आपको एक बात बता देते हैं कि सबसे बड़ी खास बात क्या है, यहाँ पर रोपवे है। यहाँ पर क्या है? रोपवे। राजस्थान में कितने रोपवे? 5 रोपवे, ठीक है ना। नवीनतम बनाया अभी, वो मिलाकर कुल कितने हो गए? 5 हो गए, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, देखो अब ये नॉर्मल माता है, नॉर्मल सभी जानते हैं इनको, जैसे आई माता हो गई। आई माता कहां पर है? बिलाड़ा में, और बिलाड़ा कहां पर है? जोधपुर में, ठीक है, एक हो गया। दूसरा हो गया, जैसे आई माता हो गई हमारे, उसके बाद हमारे कौन सा मंदिर हो गया? करणी माता मैंने बता दी। कैला देवी माता हो गई, कैला देवी, और कैला देवी यहाँ पर लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। कौन से गीत गाए जाते हैं? लांगुरिया गीत, ठीक है। तो ऐसे सारे धीरे धीरे, मतलब ऐसी 2-2 चीजें भी याद करोगे ना, सारी चीजें आपके दिमाग में फिट होती जाएंगी, ठीक है। आज का ये क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसके स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ तो दोस्तों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन और सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, राजस्थान हाईकोर्ट से संबंधित सारे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। और ये हमारा आज का सबसे बेस्ट और अच्छा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्र सरकार ने राजस्थान हाईकोर्ट के लिए कितने जजों की नियुक्ति को मंजूरी दी? हाईकोर्ट में, कहां पर? हाईकोर्ट में कितने जजों की नियुक्ति? कहने का मतलब क्या है, कितने जज वहां पर जाएंगे। अब मैं आपको बात बताता हूँ, एक कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश होता है, एक मुख्य न्यायाधीश
होता है। ठीक है, ये बात आपके दिमाग में होगी। जैसे कि CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, और भारत का मुख्य न्यायाधीश है ना, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश एक ही होगा। ठीक है, भारत का मुख्य न्यायाधीश कितने होंगे? एक ही होगा। ठीक है, ना कि, लेकिन अन्य न्यायाधीश होते हैं बहुत सारे, अन्य न्यायाधीश, समझ में आ गई? अन्य न्यायाधीश होते हैं बहुत सारे। अब हर स्टेट में अलग अलग संख्या में डिवाइडेड कर रखे हैं। अब मैं आपको बात बता देता हूँ, राजस्थान में ऐसे, राजस्थान में ऑप्शन में मैंने 12 डाल दिए, 9 है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि राजस्थान हाईकोर्ट के लिए टोटल कितने जज होते हैं? 50 जज होते हैं। टोटल कितने जज होते हैं? 50 जजों की पद है वहां पर, कहां पर? राजस्थान हाईकोर्ट में। ठीक है, उसके बाद अब कितने हो गए? 35 हो गए। कितने मिलाकर? 9 मिलाकर। 9 जजों की नियुक्ति को मंजूरी प्रदान की है। ठीक है ना, किसने? केंद्र सरकार ने। अब मैं आपको ये सारी चीजें समझाऊंगा, केंद्र सरकार ने क्यों, राज्यपाल का क्या काम रहता है, राष्ट्रपति। तो उससे पहले ये देख लो कि 9 जजों की नियुक्ति की है, नियुक्ति को मंजूरी दी है। क्या किया है? 9 जजों की नियुक्ति को मंजूरी दी है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब हम बात करते हैं ठीक है, जो वकील के कार्य पर, वकील के पद पर कार्यरत है वर्तमान में। ठीक है, 9 वकील, 9 सदस्य लिखूंगा मैं यहां पर, 9 सदस्य। ठीक है, 9 सदस्य, उनको जज के लिए नियुक्त किया है, मतलब अपॉइंटमेंट नहीं दिया है, उनको नॉमिनेट किया है। वकील के पद पर है कार्यरत। ठीक है ना। अब 9 सदस्यों को मिलाकर अब टोटल 35 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 35 हो जाएंगे। और 35 में से 50 में से 35 हैं, तो 15 सीट अभी भी खाली है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर इतने क्यों जज, इतने जज तो एक ही होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। एक तो मुख्य न्यायाधीश होता है, और बाकी अन्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, और अब जब अन्य न्यायाधीशों की बात आती है, जैसे मुख्य न्यायाधीश की बात आती है, तो वो भी मैं बताऊंगा आपको कौन है, पहले कौन थे, अब के कौन है। ठीक है ना। अब राजस्थान का ये सिस्टम है कि राजस्थान में टोटल 50 चाहिए, 35 हो गए, 15 अभी भी खाली है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं राजस्थान हाईकोर्ट की। किसकी? राजस्थान हाईकोर्ट की। तो राजस्थान हाईकोर्ट का गठन या फिर इसकी स्थापना होती है, राजस्थान का हाईकोर्ट बनता है 29 अगस्त 1949 को। ठीक, महाराजा मानसिंह थे, और महाराजा मानसिंह ने बनाया था। और इसके मुख्यालय कहां पर है? जोधपुर में। ठीक है, जोधपुर में। और अब बात करते हैं खंडपीठ की। खंडपीठ तो 1977 में बनती है, 1977 में बनती है। कहां पर? जयपुर में। राजस्थान हाईकोर्ट कहां पर है? जोधपुर में। उसकी खंडपीठ कहां पर है? खंडपीठ है जयपुर में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इंडिया में कहां पर है। इंडिया में क्या है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय, और भारत में सर्वोच्च न्यायालय एक ही है, और एक कहां पर है? न्यू दिल्ली। ठीक है, 1950 में बनता है। ठीक है, वैसे तो कोर्ट की पहले ही हो जाती है, लेकिन 1950 में बनता। अब हम बात करते हैं राजस्थान, भारत के मुख्य न्यायाधीश, और भारत के मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं DY चंद्रचूड़ है। कौन है? चंद्रचूड़। और चंद्रचूड़ कौन से? 50वें मुख्य न्यायाधीश है। कौन से न्यायाधीश है? 50वें मुख्य न्यायाधीश है। अब इनको अपॉइंट कौन करते हैं? इनको राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। और अगर राजस्थान हाईकोर्ट की बात करते हैं, तो राजस्थान हाईकोर्ट नहीं बल्कि हर स्टेट का हाईकोर्ट है, उसमें सबको राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिए और इसको दिमाग में डाल लीजिए। अब देखो, भारत में टोटल 30 जज चाहिए। कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है ना। भारत में कितने जज चाहिए? 30 जज चाहिए। 30 होते हैं, मतलब 30 सीट है वहां पर, 30 सीटों पर जज रहते हैं। और DY चंद्रचूड़ 50वें मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं, और राष्ट्रपति ने इनको आर्टिकल 10124 के तहत के अधीन एक हाईकोर्ट के, मतलब एक हाईकोर्ट होगा, एक
हाई कोर्ट होगा, ठीक है ना। 125 में क्या लिखा, 124 में क्या लिखा हुआ है, भारत में भारत में भारत में हाई कोर्ट होगा, ठीक है। न्यायाधीशों की बात लिखी हुई है 124 में। 124 में क्या लिखा हुआ है, न्यायाधीशों की हाई कोर्ट, ठीक है। मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय है ना वो लिखा हुआ है, सर हाई कोर्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट 124 में और 214 में हाई कोर्ट है, ठीक है। 214 में क्या है, हाई कोर्ट है। तो ये कौन है, ये सारे नॉमिनेट कौन करता है, ये राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है, राज्यपाल का इसमें यहाँ पर कोई काम नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए और हाई कोर्ट के जज के लिए। अब हम बात करते हैं, भारत में कुल 25 हाई कोर्ट है। कितने हाई कोर्ट है, 25। और नवीनतम अमरावती है, अमरावती। और अमरावती कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। आपको पता होगा 2 जून 2014 के बाद, 2 जून 2014 के बाद तेलंगाना अलग राज्य हो गया, तेलंगाना अलग हो गया, उसके बाद वहां पर कोई हाई कोर्ट नहीं था, कहां पर, आंध्र प्रदेश में। तो 25 हाई कोर्ट कहां पर बनाया, आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना। अब हम इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम राजस्थान की कुछ बातें कर लेते हैं। राजस्थान में क्या सिस्टम है, राजस्थान में अभी 35 जज हैं, 35 जज हो जाएंगे, ठीक है ना। 35 जज। पहले जज का नाम की बात करते हैं, पहले जज कमलकांत वर्मा, कमलकांत वर्मा थे, ठीक है ना। पहले कौन थे, कमलकांत वर्मा। उसके बाद बात करते हैं वर्तमान में, वर्तमान में हमारे मित्तल जी हैं। कौन है, वर्तमान में हमारे मित्तल जी हैं, ठीक है। और मैंने आपको एक प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया, बहुत मतलब अभी कुछ दिन पहले, पंकज मित्तल जी, ठीक है। कौन है, पंकज मित्तल जी 40वें, ये कौन से 40वें जज है, कौन से जज है, 40वें जज है राजस्थान के। अब हम बात करते हैं राजस्थान हाई कोर्ट में, राजस्थान हाई कोर्ट में 3 महिला जज है, 3 महिला जज है, ठीक। अब तीनों महिला जजों का आप नाम लिख लेना, क्योंकि राजस्थान हाई कोर्ट के पेपर में, सॉरी राजस्थान हाई कोर्ट का हो या फिर राजस्थान का कोई भी पेपर हो, तो ये क्वेश्चन पूछने की संभावना रहेगी। सुबह मेहता, सुबह मेहता, रेखा बोराना, ठीक है ना, रेखा बोराना हो गई और सुबह मेहता हो गई, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं, एक यहां पर लिख देता हूं, नूपुर भाटी, ठीक है। 3 लेडीज हैं जो राजस्थान हाई कोर्ट में अभी भी, अन्य मुख्य पद पर नहीं है, चीफ जस्टिस नहीं है, वो राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश नहीं है, वो अन्य के पद पर है, अन्य सदस्यों के पद पर है। अब हम बात करते हैं भारत में पहली महिला न्यायाधीश, तो पहली महिला न्यायाधीश की बात करते हैं, तो सबसे पहली महिला न्यायाधीश जो भी हाईकोर्ट की बात कर रहा हूं मैं, SC, ठीक है ना, हाईकोर्ट में अन्ना चांडी। कौन थी, अन्ना चांडी। भारत में पहली महिला हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश, ओके। तो लीला सेठ का नाम आता है, किसका आता है, लीला सेठ का नाम आता है। अगर हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट में महिला न्यायाधीश की बात करेंगे तो महिला न्यायाधीश का नाम आता है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी अभी तक, मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है, ध्यान रखना, मुख्य न्यायाधीश कोई नहीं बनी सुप्रीम कोर्ट में। और महिला न्यायाधीश की बात करते हैं तो वो है फातिमा बीबी, ठीक है ना, ये बात आप दिमाग में डाल लेना। अब हम हमारे पास कुछ बचा है इसमें, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं इसमें कुछ मिस हो रहे थे, चलो स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं बच रहा है मेरे हिसाब से। अब हम क्या देखेंगे, इसमें 214 लिख लिया है ना, आर्टिकल भी लिख लिए, आर्टिकल 214 लिख लिया, आर्टिकल 124 लिख लिया, भारत के लिख लिए, ठीक है, राजस्थान के लिख लिए पहले, और अभी मित्तल जी का नाम लिख लिया। अब क्या बच रहा है इसमें, चलो और अभी एक बात और बता देता हूं, 29 अगस्त 1949 अभी सीईटी के पेपर में, जो ग्रेजुएशन लेवल का लगा है ना सीईटी पेपर,
उसमें पूछा गया साफ साफ शब्दों में वही क्वेश्चन, मतलब टोटल वही क्वेश्चन, उसमें कोई मतलब कमी नहीं निकाली और वो का वही पूछा था, ठीक है ना। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो क्या है, 3 हो गए, लेकिन एक और करवा देता हूँ छोटा सा।